गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मैं यही कामना करता हूँ। आज हम पांचवा जो चैप्टर है अपना बायोलॉजी का 12th का, उसमें पिछले वीडियो में आपने विसरण पढ़ा है, फिर विसरण को प्रभावित करने वाले कारक भी आपने पढ़ लिए हैं। अब विसरण का पादपों के लिए क्या महत्व है ये हम पढ़ने वाले हैं, और इसके आगे फिर पारगम्यता पढ़ेंगे। और पारगम्यता में भी अर्ध पारगम्य क्या होता है, पारगम्य क्या होता है और अपारगम्य क्या होता है, और विलयन के टाइप भी पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलय क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि विसरण है उसका प्लांट के लिए क्या महत्व है, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो इधर देखें, पौधों में विसरण का महत्व क्या है। तो विसरण प्रक्रिया के कारण ही देखो O2 व CO2 का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। पादपों की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा जब खुलते हैं तो ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज होती है और CO2 गैस ये अंदर ग्रहण करते हैं। तो O2 और CO2 का जो विनिमय है, आदान प्रदान है, वो विसरण के कारण ही संभव होता है। क्योंकि वायुमंडल में तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन वो छोड़ देते हैं, विसरित हो जाती है। और वायुमंडल में CO2 अधिक है तो वो CO2 पत्तियों के अंदर विसरित हो जाती है। इसके अलावा दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। पादपों की जो पत्तियां हैं वो O2 CO2 का आदान प्रदान तो करती ही करती हैं, इसके साथ में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करती हैं। वाष्पोत्सर्जन देखो, वाष्प का उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन, पौधों के जो वायवीय भाग होते हैं अधिकांश तौर पे पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। तो पत्तियों के जो रंध्र होते हैं वो वाष्प को बाहर निकालते हैं, यानी पत्तियों के ऊपर जब प्रकाश गिरता है तो प्रकाश के कारण पत्तियों का पानी गर्म हो जाता है और वाष्प में बदल जाता है, और वो वाष्प फिर बाहर की ओर उत्सर्जित होती है। उसी क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, ये भी विसरण के कारण ही होती है, यानी कि वाष्प है बाहर की तरफ विसरित होती है। फिर तीसरा जो बिंदु है वो है खनिज लवणों का निष्क्रिय अवशोषण। यहां पर देखो, निष्क्रिय अवशोषण आपको याद रखना है कि विसरण के कारण केवल निष्क्रिय अवशोषण हो सकता है। पादपों की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें खनिज लवण और जल का अवशोषण करती हैं, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण। तो खनिज लवणों का और जल का अवशोषण है, ये दो तरीके से होता है। एक तो सक्रिय अवशोषण, दूसरा निष्क्रिय अवशोषण। तो सक्रिय अवशोषण में तो एटीपी खर्च होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो सांद्रता के विपरीत अणु जाते हैं, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन जो निष्क्रिय अवशोषण होता है उसमें कोई ऊर्जा तो खर्च होती नहीं है, केवल विसरण विधि द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जल के अणु है या खनिज लवणों के अणु है वो जाते हैं। ठीक है, तो खनिज लवणों का जो निष्क्रिय अवशोषण है उसके लिए भी मुख्य रूप से क्या जिम्मेदार है, विसरण जिम्मेदार है। अब हम विसरण का महत्व पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे पारगम्यता। तो इससे अगला जो बिंदु है वो है पारगम्यता। पारगम्यता, परमेबिलिटी बोलते हैं इसको, पारगम्यता कह दो या परमेबिलिटी कह दें। तो जो पारगम्यता है ये होती क्या है? पारगम्यता एक गुण होता है। किसका गुण? सेल का। मुख्य रूप से हम प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो हम यहां पर प्लांट शब्द लिख दें। जो प्लांट सेल है इसकी झिल्ली और सेल वॉल इनका एक विशेष गुण होता है, जिस गुण के कारण कुछ पदार्थ तो बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक हम बात कर रहे हैं विलियन की, विलियन सॉल्यूशन को बोलते हैं।
अब जो विलयन है इसमें दो पदार्थ होते हैं, एक तो विलय पदार्थ और दूसरा होता है विलायक। इसको सॉल्वेंट कहते हैं, इसको सोल्यूट कहते हैं और इसको सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब विलय और विलायक दोनों पदार्थ कोशिका की झिल्ली से, कोशिका की भित्ति से पार होकर दूसरी तरफ चले जाएं तो उस गुण को पारगम्य कहेंगे। अब देखें, प्लांट सेल है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो तो पारगम्य होती है। प्लांट जो सेल है उसकी सेल वॉल, ये प्लांट सेल है जिसके चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल वॉल होती है ये कैसी होती है? पारगम्य होती है। जबकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये अर्धपारगम्य भी होती है और चयनात्मक भी होती है। और टोनोप्लास्ट है, ये भी चयनात्मक होती है। तो चयनात्मक क्या है वो तो बाद में पढ़ेंगे हम, यहाँ पर केवल पारगम्यता पढ़ रहे हैं। तो यदि कोशिका की झिल्ली का वह गुण जो विलय और विलायक दोनों को पार कर दे, इसको पारगम्यता कहेंगे हम। अब देखो, सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। ठीक है। अब जो प्लांट सेल की जो झिल्ली होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो चयनात्मक झिल्ली कहलाती है या विभेदात्मक झिल्ली कहलाती है। चयनात्मक जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें विलायक के अणु, विलायक के अणु पूर्णतः पारगम्य होते हैं, जबकि विलय के अणु कम पारगम्य होते हैं, कम पारगम्य होते हैं। तो ऐसे प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली कहेंगे या वर्णनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। यानी विलायक के अणु यानी कि जल, विलायक हम यहाँ पर जल मान लेते हैं, तो जल के अणु तो पार हो जाते हैं और विलय के अणु कम पार होते हैं, तो इस गुण को चयनात्मक गुण कहेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चयनात्मक झिल्ली भी होती है और वर्णनात्मक झिल्ली भी होती है। ऐसे ही हम टोनोप्लास्ट की बात करें, ये भी चयनात्मक झिल्ली होती है। टोनोप्लास्ट जानते हैं आप, जो रिक्तिका होती है, प्लांट सेल के अंदर एक बड़े गुब्बारेनुमा संरचना होती है, उसकी जो बाहर वाली झिल्ली है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो जो टोनोप्लास्ट है ये भी एक झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो इसका भी गुण क्या है? चयनात्मक गुण होता है। ये जल के अणुओं को पार कर देती है और विलय के अणुओं को कम पार करती है। एक शब्द आता है अर्धपारगम्य, उसको भी पढ़े आप। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको सेमी पर मेम्ब्रेन कहते हैं, सेमी पर मेम्ब्रेन कहेंगे। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, नाम से ही पता है कि अर्ध यानी आधे अणुओं को तो पार होने देती है, आधे को पार नहीं होने देती है। जैसे हम विलय की बात करें या विलयन की बात करें, विलयन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो विलायक और दूसरा होता है विलय पदार्थ।
अब इसमें विलायक जो है वो तो पारगम्य हो जाए, यानी पार हो जाए, पारगम्य, और ये जो विलय है वो है हो जाए अपारगम्य, अपारगम्य। तो झिल्ली का वह गुण जो विलय को तो पार कर देते हैं, यानी विलय को तो पार होने दे और विलय को पार नहीं होने दे, विलय को रोक ले, इस गुण को क्या कहेंगे? अर्धपारगम्य गुण कहेंगे। और ऐसी झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है। एक अपारगम्य होती है, अपारगम्य, पारगम्य। अपारगम्य का मतलब ना तो विलय के अनुपार हो और ना ही विलय के अनुपार हो। जैसे हम बात करें कि उपत्वचा होती है, क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर वो अपारगम्य होती है। प्लांट की जो लीफ है उसके ऊपर एक क्यूटिकल परत होती है, उपत्वचा होती है, वो अपारगम्य होती है। ऐसे ही कोर्क जो होती है वो भी अपारगम्य होती है। प्लांट के अंदर बाहर जो कोर्क होती है वो भी अपारगम्य होती है। और हमारी त्वचा, मानव की जो त्वचा है, अन्य जंतुओं की त्वचा है, ये भी अपारगम्य ही है। हम पानी के अंदर सुबह से शाम तक खड़े रहे लेकिन पानी हमारे अंदर नहीं जाएगा, बाहर कोई नमक वगैरह वो भी अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमारी त्वचा क्या है? अपारगम्य है। तो विलायक और विलय दोनों ही पदार्थ ट्रांसफर नहीं होते हैं, पार नहीं होते हैं, तो वो अपारगम्य हो गया। और आधे जा सकते हैं तो अर्धपारगम्य, और पूरे जा सकते हैं, विलय भी जा सकता है विलायक भी, तो उसको पारगम्य। जैसे प्लांट सेल वॉल होती है वो पारगम्य होती है। आज आपको विसरण का महत्व याद करना है, प्लस लिखना है, और पारगम्यता, अर्धपारगम्य झिल्ली ये क्या होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं वो आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। और कोई समस्या आए तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू। ओहो।